नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जितने भी एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं आज सारे मैंने इस शीट में डाले हैं। पहला सवाल है कि एक आदमी यात्रा में अपनी कुल आय का 5% खर्च करता है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करता है। फिर वह 120 रुपये दान करता है और फिर भी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। उसकी आय पता लगाएं। देखो इस सवाल पे हमें उसकी रिमेनिंग आय पे फोकस करना है। अगर 5% उसने खर्च कर दिया है, उसके पास बचे कितनी 95%। उसकी इनकम का 95% उसके पास बचेगा। अब 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, यानी कि अब उसके पास बचा कितना है 80%। इस 95 का 80%, तो ये वैल्यू आएगी 76। 10% 9.5 होगा और 20% होगा 19%। जब 95 में से 19 घटाएंगे तो 76। ये शेष बची है 100 यूनिट। अगर हमने उसकी आय मानी थी तो 100 में से 76 अब उसके पास बची है। बची हुई आय की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, उसने 120 तो उसने दान किया, उसके पास फिर भी 1400 रुपये बचे, यानी कि उसके पास टोटल बचे कितने 120 और 1400, 1520 रुपये उसके पास बचे। और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 76%। और हमें चाहिए उसकी 100%, 100 यूनिट की वैल्यू, यानी उसकी टोटल इनकम। इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये बनेगा 2000। अगला सवाल, एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% सेल करता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंटेज ज्ञात करना है। माना उसके पास 100 सेब थे, ठीक है। उसने उसका 60% भाग बेचा, यानी कि उसने 60 सेब बेचे। अब उसके पास बचे कितने 40 सेब। 40 सेब का 50% वो फेंक देता है बचे हुए भाग का, यानी कि इसका 50% जब निकालेंगे तो ये आएगा 6 सेब, ठीक है। अगला तरीका है कि अगले दिन वह बचे हुए सेब का 50% हिस्सा बेचता है। देखो 40 में से 6 तो उसने फेंक दिए, बचे उसके पास अब 34 सेब। 34 का 50% यानी कि 17 सेब वो बेचता है और 17 सेब को फेंक देता है। क्लियर, यानी कि वो टोटल फेंकता कितने सेब को है 23 सेब। अगला सवाल है, बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को देता है, शेष वेतन का 40% चिट फंड में निवेश करता है। शेष आय में से वह बीमा योजना में और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्तों को दी गई राशि का अंतर 19,800 है, बिट्टू का वेतन क्या होगा। देखो इनकम मान लेते हैं हम 100 यूनिट उसकी। अब इसका 30% वो अपने एक फ्रेंड को दे देता है। ये देगा 30 यूनिट। शेष का 40% चिट फंड में डालता है, ठीक है। 30% अगर फ्रेंड को दिया तो बचा 70%, और 70% का भी 40% यानी कि 28 यूनिट ये डालता है चिट फंड में। क्लियर, इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये बनेगा 58। अब उसके पास कितनी धनराशि बची है, जब 100 में से 58 हम माइनस करेंगे तो अब उसके पास बची है 42 यूनिट राशि बची है। उसको उसने एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के रेशो में निवेश किया, यानी टोटल वैल्यू 7। हमें निकालनी है चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि। तो यहाँ से हम बीमा योजना में निवेश की गई राशि निकाल देते हैं, उसकी तो आएगी 4 यूनिट के बराबर, यानी कि 24 यूनिट। देखो ये तो रही चिट फंड की और ये रही बीमा में इन्वेस्ट की गई राशि। इन दोनों का
एडिशन क्या आएगा 52 यूनिट। 100 यूनिट हमने उसकी इनकम मानी है। चिट फंड और बीमा निवेश की गई कुल राशि आई हमारे पास 52 यूनिट। अगला तरीका है चिट फंड और बीमा में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर। ये तो उन दोनों में निवेश की गई राशि और दोस्त को दी थी 30 यूनिट। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे हम तो ये आएगा 22 यूनिट। इसी की हमें वैल्यू दे रखी है 19800। तो ये इसका कितना गुना है 900 गुना। ठीक है, ये 1%, 1 यूनिट की वैल्यू आई, 100 यूनिट की वैल्यू 2 जीरो और लग जाएगी, यानी कि 90,000। देखो हर छोटी छोटी चीज़ को मैं लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में करते समय इतना नहीं करना है, जितनी हो सके मेंटली करना है चीज़ों को। हर छोटी चीज़ को लिखकर नहीं देखना है। अगला सवाल है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुष और महिलाएं 7,640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9,214 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर हमें निकालना है। देखो संख्यात्मक रूप में वृद्धि देखें हम तो कितनी हुई है, वृद्धि के बाद वैल्यू हो गई है 9,214 और स्टार्टिंग में थी 7,640। अगर 9,214 में से 7,640 हम घटाएं तो ये वैल्यू आएगी 1,574। क्लियर, इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। देखो मेल और फीमेल, मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 25% की, और फीमेल में कितने परसेंट की हुई है 15% की। यानी कि ओवरऑल जनसंख्या में 15% की वृद्धि तो हुई ही है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या कितनी थी पहले 7640, इसका 15% हम निकालेंगे तो ये आएगा 1160। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। ये तो टोटल पॉपुलेशन में बढ़ी, 15% इसका भी बढ़ा, 15% इसका भी बढ़ा। अब एक्स्ट्रा क्या बढ़ा, मेल पॉपुलेशन का 10% एक्स्ट्रा है। यानी कि इस 1574 में से हम 1160 अगर घटा लें हमारे पास बचेगा, ये बचेगा 428। ठीक है, ये 428 किसकी वैल्यू है, जो मेल पॉपुलेशन का 10% एक्स्ट्रा बढ़ा था उसी की वैल्यू है 428। यानी कि मेल का जो है वो 10% की वैल्यू है 428 और इसके 100% की वैल्यू आएगी 4,280। ये आ गया मेल पॉपुलेशन का, यानी कि पुरुषों का 100%। ठीक है, अगर इसको हम टोटल में से घटा लें, ये टोटल जनसंख्या स्टार्टिंग की, इसको हम पुरुषों को इसमें से घटा लें तो बच जाएगी हमारे पास महिलाओं की जनसंख्या। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 3360। ठीक है, और हमसे पूछा है पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। ये सारी वैल्यू जो हम ले रहे थे ये सारी वर्तमान की ही है, वृद्धि के बाद की नहीं। गांव की वर्तमान जनसंख्या ये दे रखी है और इसी पे हम सारा डाटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 920 यूनिट। देखो सवाल में कोई नया कंसेप्ट नहीं लगा है, सिर्फ प्लस माइनस की कैलकुलेशन पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए। सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है। अगला सवाल है 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी
और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40% थी। कार्यशाला में मिठाई वितरण के लिए खर्च की कुल राशि ज्ञात करनी है। तो छात्रों की संख्या दे रखी है 80, इसका हमें निकालना है 30%, तो आएगी 24। ठीक है, छात्रों को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% है और ये प्रत्येक छात्र के लिए है। ठीक है, यानी कि छात्र टोटल कितने हैं 80, ये टोटल कॉस्ट क्या आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे हम। 80 का पहले 25 में करते हैं, ये बनेगा 2000, उसमें से 80 घटा लेंगे यानी कि बनेगा 1920। क्लियर। अगली लाइन है कि प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40%, यानी कि 80 का 40%, ये आएगा 32। और ये कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। इनकी टोटल वैल्यू पूछी है, तो आएगी 40 और ये 2240। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। देखो पहले 20% की कमी हुई है, यानी कि 5 से 4, फिर x% की वृद्धि हुई है। ठीक है, माना कि x से वो हो गई y। राजस्व जो है वो 25% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 4 से 5। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि इसका इसमें इंटू करते हैं, 5x अपॉन 4y, ये इस रेशियो के इक्वल में रख देंगे हम, 4/5। तो यहाँ से x और y की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आएगी 16/25। देखो x से y पे गए हम, ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई 9 यूनिट की, कितने पर 16 पर। 1/16 का 16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25, इसका 9 गुना दे रखा है ये। ठीक है, यानी कि 56.25। फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। देखो जहाँ एंड में परसेंटेज पूछा जाता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है कि ऑप्शन से कर लें या फिर यूनिट डिजिट वगैरह चेक करके कर लें हम, उसमें हमें प्रॉपर मेथड से सवाल करना ही पड़ेगा क्योंकि हमसे फाइनली परसेंटेज वैल्यू पूछता है वो। अगला सवाल है, ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 36 है तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करें। देखो यहाँ पे 36 नहीं आएगा, ये इंग्लिश में सही दे रखा है, या 336 है, 336 है। तो ये सवाल कह रहा है, वैसे हम जमाते हैं इसको, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है। ए बी का 70% है, यानी कि ये 7, ये 10। बी सी से 40% अधिक है, बी सी का 40% है, यानी कि 10 40 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो ये आएगी 25। ठीक है, अब तीनों ही कंबाइंड वैल्यू दे रखी है हमें 336 और हमारे पास है ये 42, इससे कितना गुना है, सोल्व नहीं करते इसको, इसको जमा लेते हैं 42। अब हमें निकालनी है बी और सी के योगफल, बी और सी का योगफल कितना आएगा 35 इंटू इसका भी 15% हमें निकालना है। क्लियर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 7 से ये 6 बार जाएगा, ये 48 बार जाएगा। देखो इसमें एक प्राइम नंबर होता है 7। ठीक है, 7 अब नीचे नहीं है तो ऊपर का कटेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा, तो एक ही है ऑप्शन 42, बाकी ये तीनों
7 के मल्टीपल नहीं है। तो कैलकुलेशन पूरी करना ज़रूरी नहीं होता है। देखो जहाँ भी ऐसा बने ना कि फाइनली काट पीट कर हमको आंसर लाना है, भले ही वो कितनी ही बड़ी वैल्यू हो, एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसा सेट करता है कि उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ, या तो ज़ीरो की संख्या देखकर, या फिर प्राइम नंबर ढूंढकर, या फिर यूनिट डिजिट देखकर। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है, बाकी तो ऑप्शन देखकर उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तरीके मैंने बताए थे स्टार्टिंग की 2 वीडियो में। अगला सवाल है, किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और 33.33% महिलाएं मतदाता अशिक्षित हैं। कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं? देखो 55 और 45 को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम तो बनेगा 11:9। ठीक है, 55 और 45 को 5 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही रेशो बनेगा। अब दे रखा है हमें, फाइनली हमें निकालना है कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, तो हम शिक्षित का रेशो ले लेते हैं। 40% पुरुष शिक्षित हैं और 33.33 अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना आएंगे, 66 सही 2/3%। ठीक है, यानी कि ये 40% एजुकेटेड है और ये 40 प्लस 26.66 एजुकेटेड है, यानी कि ओवरऑल का 40% तो एजुकेटेड है ही। एक्स्ट्रा कितना है, क्योंकि हमसे ओवरऑल वैल्यू पूछी है, एक्स्ट्रा है, देखो ऑप्शन दूर दूर है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 इंटू इसको 26 ही मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको अवॉइड कर लेते हैं अभी फिलहाल। ये हमें बांटना है टोटल में। टोटल वैल्यू क्या है, 11 + 9 20, ये 10 और ये आएगी 13। 13 का जब 9 में करेंगे तो ये बनेगा 117 और ये 0 की डेसिमल, यानी कि 40 प्लस 11 51 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, यानी कि 52। तो ऑप्शन देखकर देखकर हमेशा सवाल करना है कि पूरी कैलकुलेशन करनी ज़रूरी भी है एग्जैक्ट। अगर डाटा बहुत ही क्लोज होता तो हम फिर अप्रोक्स कैलकुलेशन ना करके एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते, लेकिन डाटा थोड़ा दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको काटने में हमें बहुत परेशानी होती। अगला सवाल है, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय गलती से 7/5 से गुणा किया जाता है। इसी गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो सबसे आसान तरीका है, उस संख्या को 100 मान लेते हैं हम, बटे में 2 है और 5 है, दोनों 100 से कट जाएंगे। इसको 3/2 से इंटू करना था, यानी कि 50 दिया 150, इसका आंसर आना था 150, लेकिन 100 को गलती से 7/5 से इंटू कर दिया, तो ये बनेगा 140। तो चेंजेस कितना आया, 10 की कमी हुई किस पे, 150 पे। 100 कितना, तो ये जाएगा 6 सही 2/3%। क्लियर। इस टाइप का सवाल पहले करवाया नहीं था मैंने, तो इसलिए डाला है सवाल, आगे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। ये डेविएशन का सवाल है, पहले पूरा टॉपिक करवा दिया मैंने डेविएशन बेस पे, बस रिवीजन के लिए सवाल डाला है। देखो जहाँ क्वेश्चन में परसेंटेज देकर परसेंटेज की वैल्यू पूछी हुई हो, तो हमें एग्जैक्ट डाटा जो दिया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको फ्रैक्शन में भी लें तो हमारा काम बन जाता है। इस सवाल में गर्ल्स का परसेंटेज दे रखा है 35 और बॉयज़ का दे रखा है बाकी का बचा 65। इसको 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 13। अब बॉयज़ 75% पास हुए हैं, यानी कि 75% पास हुए हैं। गर्ल्स हुई है 85%, यानी कि 75% प्लस 10%। ठीक है,
हमें निकालना है अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कि हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। तो 75 तो आएगा ही, डेविएशन में अच्छे से समझाया मैंने। एक्स्ट्रा कितना है, इस 7 का 10, 7 का जब 10 में इंटू करेंगे और इसको ओवरऑल में डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3.5। तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 75 प्लस 3.8 78.5। अगला सवाल है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। देखो 75 है टोटल, उसका 1/3 बॉयज है, यानी कि लड़कों की संख्या क्या आएगी 25, तो बची हुई गर्ल्स, यानी कि 50 है गर्ल्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो यानी कि 1:2। ये हो गए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। अब अगली लाइन में दिया गया है कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, यानी कि लड़कियों का अगर एवरेज स्कोर 3 है तो लड़कों का उससे 2 ज्यादा, यानी कि 5। अगर गर्ल्स का 3 है तो बॉयज का आएगा 5। देखो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, और ये एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। एक लड़का 5 नंबर लेके आता है तो इसके मार्क्स कितने हुए टोटल 5। दो लड़कियां 3 मार्क्स एवरेज लाती है तो इसके मार्क्स हुए 6। टोटल कितने मार्क्स हुए 11, ठीक है। और स्टूडेंट कितने हैं 2 और 1 3। तो यह है इनकी एवरेज वैल्यू, और इस एवरेज वैल्यू का हमें सवाल में मान दे रखा है, कितना दे रखा है 66। इस 11/3 की 3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इंटू में आ जाएगा। और हमसे पूछा है लड़कियों का औसत स्कोर, लड़कियों की यूनिट वैल्यू क्या है 2, तो इसका इसमें ये बनेगा 54। 6 18 और 18 2, एक सेकंड। देखो यहाँ पे इंटू 3 से होगा, लड़कियों का एवरेज स्कोर पूछा है और एवरेज स्कोर में हमने वैल्यू ले रखी है 3, इसलिए 3 से इंटू होगा और वैल्यू आंसर आएगा 54। अगला सवाल है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है। देखो सवाल इजी है, लेकिन पहले मैंने ये सवाल नहीं करवाया है इसलिए इसको बीच में डाला है। यहाँ पे ए और बी की आय मान लेते हैं 5x और 7x, ठीक है। 5x में से हम आय में से अगर इनकी बचत घटा लें तो इनके व्यय व्यय का रेशो आ जाएगा। अगर इनकम में से हम सेविंग्स को माइनस कर लें तो उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का रेशो आ जाता है, खर्च की वैल्यू आ जाती है। ये दे रखा है इसमें 2:3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 15 और 12, ये बनेगा 14, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2,000, ठीक है। और हमसे पूछा है ए और बी की कुल आय। ए और बी की कुल आय क्या है 12x, 12x 12 इंटू एक्स की वैल्यू है 2,000, यानी कि 24,000।
अगला सवाल है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो यहाँ पे कंपैरिजन ए और सी का कर रखा है और फाइनली बी का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ए को सी का दे रखा है और बी का पूछा है, यानी कि जो डी की वैल्यू है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल डालने का ही कारण है क्योंकि इस डी की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो उसमें टाइम हमारा ज्यादा खराब होगा और कैलकुलेशन और बढ़ेगी। तो हम डी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इन ए बी और सी की वैल्यू निकालकर इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो ए बी और सी ये इससे 110% अधिक है, मतलब 10% अधिक है, यानी 110, और बी की वैल्यू होगी 100। अब बी सी से 20% अधिक है, यानी कि 100 ये 120 की वैल्यू है और हमें निकालना है 100 की वैल्यू। ठीक है, ये 100 120% के बराबर है और हमें निकालना है 100 की वैल्यू। तो ये जाएगा 500/6। ठीक है, छः का इंटू कर लेते हैं पूरी वैल्यू में, ए बी और सी में, इस 6 को हटाने के लिए। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा 660, ये बन जाएगा 600 और ये होगा 500। ठीक है, आगे दिया है कि ए सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। ए को सी से 272, ए को सी से एक्चुअल में कितने अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, 110। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 272, 110 नहीं 160 आएगा ये। ठीक है, और हमें निकालना है बी को कितने अंक प्राप्त हुए। ये वैल्यू 160 के बराबर दे रखी है, हमें निकालना है 600 की वैल्यू। देखो यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आएगा और एंड में एक 0 आएगी, यानी कि 1020। अगला सवाल है, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो प्रतिदिन उसका कार्य समय, वर्किंग टाइम वो भी इंक्रीज हुआ, उसका वेतन प्रति घंटे वो भी इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल उसकी जो दैनिक आय है वो उसमें भी वृद्धि होगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि जो 15% उसका कार्य समय बढ़ा, यानी कि 20 पे 15% बढ़ा, यानी कि 23। फिर 20% प्रति घंटे उसका वेतन भी बढ़ा, यानी कि 5 पे 6। यूनिट में कितना बढ़ा, 19 आउट ऑफ 50, यानी कि आएगा 38%। सवाल बिल्कुल इजी था। आगे मेंस लेवल के सवाल है सारे। सवाल है कि प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन का 60% का भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% था, इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे हुए धन का 55% भुगतान किया और बदले में किताब के साथ 56 वाली चॉकलेट प्राप्त की। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि शेष बची। तो माना प्रभात की जेब में 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए से कैलकुलेट करने से डाटा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। उसने दुकान को 60% यानी कि 60 रुपए दिए, दुकानदार को उसने 60 रुपए दे दिए। अब उसके पास बचे 40 रुपए। जब उसने 60 रुपए दिए तो उसे पता चला कि ये उस पुस्तक की वैल्यू के 80% के ही बराबर है।
यानी कि ये 60 रुपये उसकी जेब में से जो निकले वो उस पुस्तक की 80% की वैल्यू के बराबर ही थे। यानी कि उस पुस्तक की अगर 100% की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 75 रुपये। ठीक है, ये उस पुस्तक की एग्जैक्ट कीमत है। क्या था, प्रभात ने 60 रुपये दिए, वो उस पुस्तक की 80% की वैल्यू थी, हमने 100% की निकाली, वो आई 75। क्लियर। अब उसने क्या किया कि उसके पास जो धन बचा था, कितना बचा था, 40 रुपये, उसका उसने 55% और दिया, ये वैल्यू आएगी 22। उसने दुकानदार को कितने टोटल कितने पैसे दे दिए, 60 तो यहाँ दिए और 22 यहाँ दिए, यानी कि उसने दुकानदार को टोटल 82 रुपये दे दिए। क्लियर। ऐसा करने पर उसने पुस्तक खरीदी और 56 रुपये की एक चॉकलेट भी खरीदी। 75 यूनिट तो इसने बुक के नाम के दिए, एक्स्ट्रा कितने दिए, 7। ये 7 किसके लिए दिए, जो उसने 56 रुपये की चॉकलेट खरीदी उसके लिए दिए। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 56 दे रखी है, हमें निकालनी है पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि शेष बची। तो प्रभात ने टोटल 82 रुपये उसको दे दिए, उसकी जेब में बचे अब 18 रुपये। यानी कि 144। जो सवाल की लैंग्वेज समझ गया वो सवाल समझ जाएगा, जो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा उसको सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लगभग 150 सवाल हमने कर लिए परसेंटेज से। अब सवाल की लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए और सवाल भी समझ में आना ही चाहिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह इसका 3 मदों पर व्यय करता था। व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय ई, कर टी, परोपकार पी, और शेष उसकी बचत होती थी। ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20%, पी टी का 15%। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन टी ई का 30% हो गया, पी टी का 20% हो गया। उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम थी। देखो, इनकम मान लेते हैं उसकी 100। ठीक है, 3 मदों में वो व्यय कर रहा है। किसमें, एक तो ई में एक्सपेंडिचर, टैक्स, कर और परोपकार पी। ई उसकी आय का 50% है, 50% यानी 50। टी जो है वो ई का 20% है, यानी कि 50 को 20% अगर निकालेंगे हम तो ये आएगा 10। और पी जो है वो टी का 15% है, यानी कि 1.5। अब उसकी इनकम बढ़ी 40%, यानी कि 100 से हो गई 140। ई के परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पहले भी 50% खर्च करता था और अब भी 50% खर्च करेगा, यानी कि 140 का 50% कितना निकलेगा, 70। अगला दिया है कि टी जो है ई का 30% हो गया, 70 का अगर 30% निकालेंगे तो ये आएगा 21। पी टी का 20% हो गया, पी जो है वो टी का 20%, 1% की वैल्यू आएगी 2.1, 20% की वैल्यू आएगी 4.2। क्लियर। 100 में से यहाँ पे 50 इसमें गए, 10 इसमें गए, 1.5 इसमें गए, यानी कि टोटल 61.5 इसने खर्च कर दिए। तो यहां से इसकी सेविंग क्या आएगी, जब इनकम 100 थी तो इसकी सेविंग होगी 38.5। क्लियर। यहाँ पे जब इनकम 140 हुई, 70 यहाँ पे उड़ाए, 21 यहाँ और 4.2 यहाँ, यानी कि टोटल वो आई है
91 95.2, यानी कि यहाँ से सेविंग होगी 44.8। तो इन सेविंग में वृद्धि कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि देखें तो ये होगी 6.3 आउट ऑफ 38.5। इसकी निकालनी है हमें 100% की वैल्यू। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें। देखो इसको इससे काटा तो ये लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार। 6 6 36 और 3 छंग 18, लगभग 6 बार जाएगा। और 1/6 की वैल्यू होती है 16.2/3। क्लियर? इंक्रीज हुई है, सेविंग इंक्रीज हुई है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन आएंगे नहीं, और इंक्रीज 16 के पास एक ही ऑप्शन है। देखो सवाल में कोई नई चीज नहीं है, बस डाटा थोड़ा डिफिकल्ट है और कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। मेंस और प्री में यही फर्क होता है कि मेंस के सवाल में डाटा थोड़ा ज्यादा होता है, उसको सोल्व करने में हमें टाइम लगता है। एक 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। अगला सवाल है, आईआईएम में 60% विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है, यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती वह 50% छूट के योग्य हैं। देखो यहाँ पे बॉयज से गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। लड़के जो 60% है यानी कि 3, और लड़कियां हैं 40% यानी कि 2। जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो आएगी। अब दिया है कि 15% लड़के और 7.5% लड़कियां की पूरी फीस माफ है। 15% लड़कों की पूरी फीस माफ है, 7.5 लड़कियों की पूरी फीस माफ है। इसका ओवरऑल निकालें हम, ठीक है? तो ओवरऑल क्या आएगा? 15 × 3 45 प्लस 7.5 × 2 15। ये टोटल में डिवाइड होगा, 3 और 2 5, ये बनेगा 60 और 5, यानी कि ओवरऑल जो होगी वो 12% लोगों की फीस माफ हुई है। क्लियर? अब 88% लोग ऐसे हैं जिनकी फीस माफ नहीं हुई, ठीक है? 88% लोग ऐसे हैं जिनकी फीस माफ नहीं हुई। सवाल में दे रखा है कि जिन्हें फीस में छूट मिलती है। दिया गया है कि जिन्हें फीस में छूट नहीं मिली वो 50% फीस छूट के योग्य हैं। यानी कि 88 का 50% यानी कि 44% छूट के योग्य हैं। यानी कि अब फीस किसकी माफ नहीं हुई? 44% लोगों की। क्लियर? हमें उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें 50% छूट मिलती है। तो ये 88% जिनकी फीस माफ नहीं होती, इसका 50% यानी 44% की को 50% छूट मिली और 44% को 50% छूट नहीं मिली। तो हमसे इसी की वैल्यू पूछी है और हमें दिया गया है कि यदि फीस में छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। ओवरऑल फीस में छूट मिलने वाले की परसेंटेज वैल्यू क्या आई? 12, यानी कि 90 जो है ये 12 की वैल्यू हमसे पूछी है 44 की वैल्यू। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 30 और ये जाएगा 330। सवाल है कि चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। ऐसा सेम सवाल मैंने पहले भी कराया है, बस रिवीजन के लिए सवाल मैंने यहाँ पे डाला है।
मान लिया टोटल वोटर्स जो थे वो x थे, 11 से ही 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अगर 1/9 9 में से एक वोट नहीं डाला गया तो डाले कितने गए, 8/9। क्लियर। चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। देखो 18% तो ए को अधिक वोट मिले, बाकी बचे कितने, 82%। ये दोनों को बराबर मिले होंगे, यानी कि 41% इसको मिला होगा, 41% इसको मिला होगा। जीतने वाले को 18 और मिले, यानी कि जीतने वाले को टोटल कितने परसेंट वोट मिले, 59%। क्लियर। यानी कि ए को 59% और वोट मिले। इसी की वैल्यू हमें दी गई है 23,600। इसी को सोल्व करके हमें आंसर निकालना है। इस 8 को यहां से हटा देते हैं, ये जाएगा 295 टाइम्स। ठीक है। आंसर के एंड में एक जीरो तो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो आएगी, प्लस 9 5 45, ऊपर बनेगा 5 और नीचे है 9। 9 से 5 पे जाने के लिए हमें यूनिट डिजिट आएगा 5, 9 5 45। तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए और उसके पीछे होनी चाहिए 3 जीरो। ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला सवाल, एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है। 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर अतिरिक्त 2.5% कमीशन भी देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,625 रुपये है, कुल बिक्री का पता लगाएं। देखो, अगर एक सेल्समैन 15,000 की बिक्री तक 8.5% कमीशन कमा रहा है और 15,000 से अधिक पर 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन भी देता है कंपनी उसको, अगर ये 2.5% कमीशन उस 15,000 स्टार्टिंग में जो 15,000 की सेलिंग करे उस पर भी 2.5 कमीशन दे दे कंपनी, तो फाइनली उसकी जो कुल कमाई है वो बढ़ जाएगी। यानी कि इस वैल्यू में 15,000 का 2.5% की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर हम ऐड कर दें तो वो वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 8.5 प्लस 2.5, 11% की वैल्यू वो बनेगी। यानी कि इस 15,000 का अगर 2.5 हम निकालें परसेंट तो 1% आएगा इसका 150 और 150 और आधा परसेंट आएगा 75, 375। तो ये ऐड कर देंगे उसकी कुल कमाई में, 43,625 में अगर हम 375 ऐड करें तो ये टोटल बनेगा 44,000। देखो 2.5 और 8.5 ये होते हैं टोटल 11%। अब सेल्समैन ने जो भी बिक्री की उसका 11% उसको कमीशन मिल गया और कमीशन के तौर पर उसको राशि कितनी मिली, 44,000। यानी कि ये 11% की वैल्यू। हमसे पूछिए कुल बिक्री का पता लगाएं, कुल बिक्री कितनी होगी, 100%, यानी कि ये 4 लाख। अगला सवाल, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18% के ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 75,060 रुपये कंपनी में जमा किया तो कुल बिक्री का पता लगाएं। देखो, इसमें भी अगर सेल्समैन 15
परसेंट कमीशन लेता है, 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस लेता है। तो अगर ये 2% बोनस स्टार्टिंग से लेने लग जाए, समझ रहे हो, स्टार्टिंग से अगर 2% बोनस भी एक्स्ट्रा ले तो उसकी इनकम जो होगी वो बढ़ेगी, और जो वो कमीशन घटाकर कंपनी को जो पैसे दे रहा था उसमें आएगी कमी, उसकी इनकम बढ़ेगी और जो कंपनी को पैसे देगा उसमें आएगी कमी। तो कमी और वृद्धि कितनी होगी, ये 18,000 का 2%, 1% होगा 180, 2% होगा 360। वो कंपनी में अपना कमीशन घटाकर 75,060 जमा करवाता था। अब अगर वो ये 2% भी एक्स्ट्रा कमीशन ले ले इस 18,000 पर, तो वो इतने ही रुपए कम कंपनी में जमा कराएगा। कितने रुपए, 360 रुपए कम कंपनी में जमा करवाएगा। यानी कि अब वो कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा, 74,700 रुपए। देखो उसने स्टार्टिंग में भी 2% बोनस लिया और उसे कंपनी दे रही थी 15%, यानी कि उसने टोटल जो सेलिंग की उस पर उसने 17% बोनस ले लिया। बोनस प्लस कमीशन दोनों को करके 17% उसने अपना कमीशन किया। तो उसने कंपनी में कितने परसेंट पैसे लौटाए, 83%। और हमसे पूछा है टोटल वैल्यू, कुल बिक्री, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। देखो 3 से जाना है 7 पर, तो 3 9 27, यानी यूनिट डिजिट आएगा 9, एक ही ऑप्शन में है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का, इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इस सवाल का। अगला सवाल, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा वह 16,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 4.5% बोनस भी लेता है। यदि वह 21,2,160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में बोनस की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें ये नहीं पता है कि वो 16,000 से ऊपर कितनी सेलिंग कर रहा है। तो इस सवाल को करने का थोड़ा अलग तरीका होगा। क्या होगा, 16,000 तक उसने 14% का कमीशन लिया। 16,000 से अधिक की वैल्यू पर इसने 4.5 बोनस यानी कि एक्स्ट्रा कमीशन लिया। क्लियर। हम लेके चलते हैं 16% से अधिक वाली वैल्यू को। इस पर वो 14% का कमीशन तो लेगा ही, प्लस 4.5 का एक्स्ट्रा बोनस भी लेगा। तो इसको फ्रैक्शंस में सोल्व करेंगे हम। ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये जाएगा 28 बार। ठीक है। इस बोनस की वैल्यू हमें दे रखी है, ये बोनस था 4.5, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है संख्यात्मक रूप में 2060। ये इससे कितना गुना है, 240 गुना। क्लियर। टोटल वैल्यू क्या आएगी, 28 तो उसका कमीशन, ये बोनस, टोटल वैल्यू आएगी 37। ये भी 240 गुना होगी, प्लस ये तो हो गया मैटर 16,000 से अधिक की बिक्री पर। क्लियर। लेकिन उसकी कुल कमाई वो जो होगी वो 16,000 पे भी 14% का कमीशन, इस 16,000 पर 14% का कमीशन, तो ये आएगा 16 × 14, यानी कि 224 और एक जीरो। ये होगी उसकी टोटल इनकम सेल्समैन की कमीशन प्लस बोनस मिलाकर। 16,000 तक की वैल्यू पर वो सिर्फ 14% का कमीशन लेगा, 16,000 से अधिक की बिक्री पर वो 14% कमीशन भी लेगा
और 4.5% का बोनस भी लेगा। इसी सवाल को हमने सोल्व किया है। यहां से देख लेते हैं, एक जीरो बनेगी, इसको सोल्व करते हैं पहले। यहाँ पे एक जीरो बनेगी और 7 चौक 28 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 8, जीरो और जीरो जीरो, 8 और 4 12 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 2 और एक जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन ना भी करें तो काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि मैंने जहाँ पे लास्ट में काट पीट कर सवाल को आंसर लाना है, वहां पे कहीं भी मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है। हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में हमें ऑप्शन मिलेंगे और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वहां करनी है जहां उसकी जरूरत हो। जबरदस्ती कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होता है, केवल टाइम बर्बाद होता है। और कैलकुलेशन करने के सवाल भी आते हैं, उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है और करनी ही पड़ती है हमें, तो वहां करेंगे हम कैलकुलेशन। जहां जरूरत नहीं है वहां कैलकुलेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला सवाल है, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। रात्रि में स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है। यदि 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हो गए तो ज्ञात करो कि प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। देखो, हमें 3 बार 10% का सक्सेसिव करना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू किसी का क्यूब मान लेते हैं, तो आम मान लेते हैं हम 8000। ठीक है, फर्स्ट डे क्या होगा, वो आधे आम बेचेगा यानी कि 4000 आम बेचेगा, बचेंगे 4000। इस 4000 में से 10% यानी कि 400 हो जाएंगे खराब। अगले दिन क्या होगा, 4000 में 400 खराब हो जाएंगे तो बचेंगे 3600। इस 3600 का 50% यानी कि वो 1800 बेच देगा और बचेंगे 1800। इस 1800 का 10% यानी कि 180 आम फिर से हो जाएंगे खराब। इस 1800 में से 180 अगर खराब हो गए तो अब बचे उसके पास 1620 आम। 1620 का 50% वो सेल करेगा यानी कि 180 वो 110 वो 810 वो सेल करेगा और 810 उसके पास बचे रहेंगे। इस 810 का 10% खराब हो जाएगा यानी कि 81, यानी कि टोटल खराब हुए आमों की संख्या क्या आएगी, यह आएगी हमारे पास 661। क्लियर। और इस 661 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 1983। आम कितने माने थे हमें, हमने 8000। प्रारंभ में आम कितने थे। देखो, एक जीरो को काटने के लिए नीचे 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ना 2 है और ना 5 है, तो यानी कि 3 जीरो तो आएंगे ही। और 8 दिया 24 और 1 से 4 पे जाने के लिए 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा और उसके पीछे होगी 3 जीरो। अगला सवाल है, की राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। दर ज्ञात करो यदि ज्ञात है कि उत्पादन 2 वर्षों के बाद दोगुना हो जाएगा। देखो, जो उत्पादन है वो निश्चित दर से बढ़ रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू का सक्सेसिव किया गया है 2 बार। ठीक है, एक्स वाई से करेंगे तो ये सवाल लंबा जाएगा। हमें बताया कि 2 बार सक्सेसिव करने पर देखो, एक को जब एक बार सक्सेसिव करेंगे तो ये बनेगा √2। इसको एक बार √2 या इसका √2 गुना किया गया है। ठीक है, फिर इसका एक बार और √2 गुना करेंगे हम 2 बार सक्सेसिव, तो ये बन जाएगी 2 वैल्यू। और सवाल में भी यही बोला गया है कि 2 वर्षों में उसका उत्पादन 2 गुना हो गया, तो यहां से हो गया 2 गुना और 2 टाइम हमने इसको सक्सेसिव किया। ठीक है, इतने सारे सवाल लगाने के बाद इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये तो हो गया 2 साल का। 1 साल में क्या हुआ, 1 से हुआ √2, तो वृद्धि कितनी हुई, √2 माइनस 1 आउट ऑफ 1। इसका निकालना है हमें परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 100
√2 - 1। अगला सवाल है, किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। यदि बुलाए गए लोगों में 44 से ही 4/9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% पुरुष पिता हैं, दिया गया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। देखो, 44 से ही 4/9% लोग शाकाहारी हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/9। ठीक है, 11 से 11 की वैल्यू होती है 1/9, इसका 4 गुना दे रखा है यानी कि 4/9। अगला दे रखा है 60% पुरुष मांसाहारी यानी कि 3/5 मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन है। पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। 20% पुरुष पिता हैं। देखो, 5 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, हम टोटल संख्या मान लेते हैं लोगों की 90। सारे विवाहित जोड़े हैं यानी कि आधे मेल होंगे आधी फीमेल। 45 45। अब इसमें से नॉन वेजिटेरियन 4/9, ये वेजिटेरियन है। क्लियर? तो नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे? 5/9 यानी कि 90 का 5/9 नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि 50 लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। अगला निकालना है हमें। देखो, पुरुषों में जो है वो 60% पुरुष नॉन वेजिटेरियन है। पुरुष कितने हैं टोटल हमारे पास? 45, इसका 60% यानी कि 3/5, ये 9 और ये 3, 27। 27 पुरुष जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। 50 में से 27 अगर पुरुष नॉन वेजिटेरियन है तो महिलाएं कितनी नॉन वेजिटेरियन है? 27 महिलाएं जो हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। क्लियर? टोटल 50 लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, उसमें से पुरुषों की संख्या अलग से मेंशन की गई है कि पुरुषों का 60%, 3/5 नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि 27 यूनिट। 50 में 27 घटाएंगे हम तो हमारे पास बचेगा 23। महिलाओं का जो है 23 महिलाएं नॉन वेजिटेरियन आई है हमारे पास, और लास्ट में दिया गया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी है यानी कि नॉन वेजिटेरियन है। हमें निकालना है, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% पुरुष पिता है। देखो, मेल कितने हैं? 45, इसका 20% है फादर। 20% पुरुष फादर है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 9% जो लोग हैं, 9 यूनिट लोग जो है वो फादर हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास, इधर का इसका 4 गुना 40, तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 360। देखो, सवाल जैसा बोलता जा रहा है वैसा हम करते जाएंगे तो सवाल हो जाएगा। अगर सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो सवाल करने में दिक्कत आएगी। बाकी सवाल में ऐसी कोई नई चीज़ नहीं दे रखी है जो आप ना कर पाए। यही होता है मेंस में, ये होता है कि अलग अलग सवालों को या फिर घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है। बंदे की अप्रोच ज़्यादा चेक की जा सकती है कि इसको परसेंटेज वाकई में समझ आता भी है या नहीं।
फिक्स पैटर्न के सवाल जो है उन्हीं को मिक्स करके कुछ नया डेवलप किया जाता है, वही सवाल मेंस में डाला जाता है आपके। और सारे ही नहीं होते हैं, लगभग 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, और 20% जो है वो लगभग 2-4 सवाल को मिलाकर या फिर कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके प्रोड्यूस किया जाता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने सारे पेपर देखे हैं, सोलो करके भी देखे हैं और ऐसे भी देखे हैं। अगला सवाल है, मई में जॉन ने उतनी ही मात्रा में चावल और गेहूं खरीदा जितना उन्होंने अप्रैल में खरीदा था, लेकिन चावल और गेहूं के मूल्य में क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि के कारण 150 रुपये अधिक खर्च किए। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पर 450 रुपये खर्च किए थे, तो उन्होंने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया। सवाल ना समझ में आए तो एक बार और पढ़ना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। देखो ये रहा राइस, ठीक है, चावल, और ये रहा व्हीट यानी कि गेहूं। इसमें वृद्धि हुई है 20% की राइस में, और इसमें वृद्धि हुई है 12% की। क्लियर। आगे दे रखा है कि जॉन ने अप्रैल महीने में चावल पर 450 रुपये खर्च किए, ठीक है, अप्रैल की बात की गई यहां पे, और चावल पर 450 रुपये खर्च किए। अब मई में क्या हुआ कि इसकी 20% इसमें वृद्धि होगी इसकी कीमत में। इसका अगर 20% हम निकालें, 10% आएगा 45 और 20% आएगा 90, ठीक है। अगर मई में चावल पर 20% की वृद्धि हुई है जिसकी वजह से उसका खर्च 90 रुपये पड़ा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वृद्धि कितने की हुई, 150 रुपये की। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, एक्स्ट्रा बढ़ा 60 रुपये। क्लियर। ये 60 रुपये क्यों बढ़ा, क्योंकि गेहूं पर 12% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये गेहूं का 12% है, हमें निकालनी है मई में गेहूं पर कितना खर्च हुआ। देखो ये अप्रैल की बात की गई है और वृद्धि जो हुई है अगले महीने यानी कि मई में हुई है, और हमसे मई की वैल्यू पूछी है, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो हमसे पूछी है, यानी कि 112 की वैल्यू हमसे पूछी है सवाल में। 12% की वृद्धि हुई गेहूं पर, ये जाएगा 5 बार और 500 और 60। तो इस सवाल में भी लगभग 2 सवाल मिक्स किए गए हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक महीने एक आदमी 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, और वह चावल और गेहूं में प्रति महीने 350 रुपये खर्च करता है। यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, तब वह चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करें जिससे कि 350 रुपये ही खर्च हों, जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत स्थिर है। देखो ये हो गया राइस यानी कि चावल, और ये होगा व्हीट यानी कि गेहूं। मात्रा दे रखी है इनकी 25 और 9 किलोग्राम। प्राइस जो है वो चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, यानी कि चावल अगर 1 है तो गेहूं है 5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि 5 अगर गेहूं है तो 1 है चावल की। ये तो हो गई मात्रा इनकी, और ये हो गया मूल्य। तो कीमत होती है मूल्य इंटू मात्रा। क्लियर। 25 किलोग्राम 1 रुपए के भाव से, तो उसकी कीमत जो होगी वो 25 रुपए होगी। ऐसे उसकी क्या निकलती है, मूल्य निकलता है, कीमत निकलती है। अगली लाइन दी गई है,
कि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। यह गेहूं की कीमत, इसमें 20% की वृद्धि, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि, यानी कीमत क्या हो गई फाइनली 6। तब वह चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च 385 रहे। चावल का मूल्य, गेहूं की खपत स्थिर है। देखो, उनकी खपत जो है वो स्थिर रखनी है, यानी कि मात्रा में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमें चेंजेस करना है उनकी प्राइस में। इसकी प्राइस हो गई 5 से 6। अगर ये 9 किलोग्राम मान लेते हैं हम, गेहूं 9 किलोग्राम 5 की रेट से मिल रहे थे, तो कितने रुपए का खर्च कर रहे थे वो, 45 रुपए का। अब ये मूल्य जो है 5 से हो गया 6, यानी कि 9 किलोग्राम खरीदेगा 6 रुपए की कीमत से, तो होगा 54। 45 और 54 का डिफरेंस देखें तो ये आएगा 9 यूनिट का, 9 रुपए का। अब इनकी मात्रा में कोई चेंजेस नहीं करना है, रेट में चेंजेस करना है। अगर ये 1 रुपए इसकी कीमत थी और 25 किलोग्राम ये खपत होती थी, तो यानी कि कीमत क्या हुई 25। लेकिन यहाँ पे 9 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, वो हमें यहाँ पे कमी करनी है। ठीक है, इसमें से अगर 9 की कमी हम करेंगे तो ये बनेगा 16। तो हमें अब 16 ही खर्च करना पड़ेगा चावल पर। कमी कितने की हमने, 9 की, आउट ऑफ 25 इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें पूछी है। देखो 1/25 की वैल्यू होती है 4%, इसका 9 गुना दे रखा है, यानी कि 36%। अगला सवाल है, जान को नियमित काम के प्रति घंटे 57 रुपए और ओवर टाइम काम के प्रति घंटे 114 रुपए मिलते हैं। वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है और ओवर टाइम घंटों से उसकी आय नियमित घंटों से उसकी आय का 15% है। फिर उसके कितने घंटे ओवर टाइम किया। ठीक है, तो उसको जो नियमित इनकम होती है और ओवर टाइम इनकम होती है उसका हम रेशो ले लेते हैं। 57 और 114, ये रेशो बनेगा 1:2। और इसकी रेगुलर इनकम और इसकी ओवर टाइम इनकम। ठीक है, देखो ओवर टाइम इनकम दे रखी है रेगुलर इनकम का 15%। 15% यानी कि अगर रेगुलर इनकम 20 है तो ओवर टाइम इनकम है 3, इस रेशो में है। और इनकी पर आवर की इनकम क्या है, रेशो में क्या है, 1:2। ये रेगुलर हो गई और ये ओवर टाइम के घंटे हो गए पर आवर। देखो टोटल पैसे, ये, और टोटल टाइम, ये इनकम का दे रखा है, ये टाइम का दे रखा है। टोटल पैसे से हम टाइम को डिवाइड करेंगे तो इसका वर्किंग टाइम आएगा। टोटल पैसे से हम अगर पर आवर इनकम, यानी कि टोटल जो उसके पैसे मिले, प्रत्येक घंटे कितने रुपए मिले, उसको उससे डिवाइड करें तो आ जाएगा उसका वर्किंग टाइम, यानी कितने टाइम के लिए उसने काम किया। इसको डिवाइड करने का तरीका होता है कि इसको इसमें इंटू करें, इसका इसमें इंटू करें, यानी कि ये बनेगा 40, ये बनेगा 3। ये आ गया उसका टोटल वर्किंग टाइम। क्लियर, 43। इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 172 घंटे। टोटल इनकम बटे पर आवर इनकम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वर्किंग आवर्स निकल कर आएंगे।
2 बार इस चीज को अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दे रखा है इसका 4 गुना। हमसे पूछा है वो ओवर टाइम कितने घंटे करता है। ओवर टाइम की क्या है 3, 4 तिया 12 घंटे वो ओवर टाइम करता है। अगला सवाल है ABC एक चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रमशः 8, 7 और 9% अपने वेतन का दान करते हैं। ए और बी के वेतन समान हैं और दान के बीच अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी की का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन से कितना है। जिसको सवाल समझ में नहीं आया वो सवाल को दोबारा पढ़ें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। देखो ए बी और सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये अपनी इनकम का 8%, 7% और 9% रेस्पेक्टिवली दान करते हैं। ठीक है, ए और बी के दान का डिफरेंस क्या है 1%, और इस डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है हमें 259। क्लियर। तो इनके बीच का डिफरेंस 1% है, तो इनका 100% क्या आएगा 25900। ठीक है, और स्टार्टिंग में बोला गया है कि ए और बी का वेतन समान है। देखो ए और बी का कुल दान, ठीक है, कितना है 8% और 7%, यानी कि इस टोटल वैल्यू को अगर 15% निकालें तो ए और बी का टोटल जो दान की गई राशि है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25,900 का हम 15% निकालेंगे। ठीक है, तो 15 का इसमें इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5883। ठीक है, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। अगर इसमें से 1185 रुपये में हम घटा लें तो वो आ जाएगी वैल्यू सी के द्वारा दान की गई राशि की। क्लियर, ये आएगा 2700, यानी कि 2700 आई है सी के द्वारा दान की गई राशि। सी ने दान कितनी की थी 9%, यानी कि 2700 है, ये 9% की वैल्यू है। अगर सी की 100% की वैल्यू निकालें तो यहां से आएगी 30,000। ठीक है, आगे पूछा है कि ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन में से कितना है। ए और सी का दान, पहले ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इनकम निकाल लेते हैं हम। इसका डबल 50 और 900 का डबल 1800, यानी कि 51,800 और 30,000 यानी कि 81,800 टोटल इनकम होगी ए प्लस बी प्लस सी की 81,800 और ए प्लस सी द्वारा डोनेट की गई राशि। देखो ए और बी ने 3885 डोनेट किए थे, सी की आई 2700, यानी कि इस 25,900 का हम 8% निकालें, उसमें 2700 जोड़ें तो ए और सी की कुल राशि जो दान की गई है वो आ जाएगी। यहाँ पे जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ आपको। इसका 7% निकालेंगे आप और इसमें 2700 जोड़ेंगे तो ये ए और सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4,772 आउट ऑफ 81,800 इंटू 100, ये आएगी परसेंटेज वैल्यू। देखो ये जो दे रखा है ना, ये 8 छंग 48 6% से थोड़ा सा कम दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो लेस देन 6% होगा। एक ही ऑप्शन है 5.8।
ये 6% से ऊपर है और ये 7% से ऊपर है। तो ऑप्शन को ध्यान में रखकर हमेशा कैलकुलेशन करनी है। रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगला सवाल है, कच्चे माल की कीमत 15% और श्रम लागत 19% बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु की लागत में 2296 रुपये की वृद्धि होती है। वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम में वृद्धि के बीच अंतर पता लगाएं। यदि कुल लागत कच्चे माल और श्रम लागत का योग है और शुरू में कच्चे माल की लागत वस्तु की कुल लागत का 13/20वां हिस्सा है। तो नीचे से इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट जो होती है वो होती है कच्चा माल प्लस मजदूरी, ठीक है, रॉ मटेरियल प्लस मजदूरी। इसी के बेस पे सवाल पूछा गया है हमसे। इसको हटा लेते हैं, सवाल काफी बड़ा है, जगह चाहिए होगी हमें। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि टोटल कॉस्ट जो आती है वो कच्चा माल और उसके ऊपर मजदूरी दोनों को मिलाकर किसी भी कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट आती है। तो इसमें दे रखा है हमें टोटल की वैल्यू दे रखी है 20। इसमें रॉ मटेरियल इसकी वैल्यू है 13 और मजदूरी की वैल्यू है 7। क्लियर? अपनी सुविधा के लिए इसको 2000 मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा इनका। इसको मान लेते हैं 1300 और इसको 700। क्लियर? इसमें वृद्धि हुई 15% की, यानी कि 195, इसका 15%, 10% आएगा 130 और 5% आएगा 65। दोनों को जोड़ेंगे तो 195। इसमें वृद्धि हुई 19% की। क्लियर? 20% आएगा इसका 140, उसमें 7 घटाएंगे तो 133। क्लियर? इन दोनों का एडिशन आएगा 328। टोटल वृद्धि हमें दे रखी है। इन दोनों वृद्धि के बाद ये कितनी वृद्धि हुई? 2296, यानी कि इसी की वैल्यू दे रखी है 2296। कितने गुना है? 8 से जाना है 6 पर, तो ये 7 गुना है इसका। क्लियर? हमसे पूछा है कि वस्तु के कच्चे माल की कीमत में वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के बीच का अंतर पता लगाएं। देखो 195 और 133, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 62 यूनिट, ठीक है। और सवाल के अकॉर्डिंग और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 7 गुना डिफरेंस है, तो ये भी वैल्यू 7 गुनी होगी, ये आएगी 434। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है। इसके कारण कंपनी का उत्पादन 74.24% बढ़ जाता है। कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआत संख्या का पता लगाएं अगर कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। देखो x% और x%, यानी कि x% को सक्सेसिवली इंक्रीज किया गया है। क्लियर? देखो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है एम्प्लॉय प्लस वर्किंग आवर। उत्पादन जो होता है वो मजदूर और उनके कार्य करने के समय दोनों का इनटू जब हम करेंगे तभी तो उत्पादन की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि हुई है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि हुई है। देखो इसको x से निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, इसको एलिमिनेट करते हैं हम।
74.24% की हमें वृद्धि चाहिए। अगर हम 30% लें तो 30 प्लस 30 का 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, ये जब करेंगे तो 9 आएगी और 60 यानी कि 69 बनेगी, यानी कि उससे ऊपर। ठीक है, हम 32 लेते हैं। 32 प्लस 32 32 इंटू 32 सक्सेसिव में सिखाया मैंने। सक्सेसिव परसेंटेज में दो वैल्यू को कैसे सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं वो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वहां जाके देख सकता है। डिवाइड बाय 100, ये होगा 64 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 10.24, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये 74.24, और यही हमें चाहिए थी। कंपनी के उत्पादन में 74.24% बढ़ जाता है। ठीक है, x% की वैल्यू हमने ऑब्जर्वेशन से निकाली है। ये 2 बार बढ़ी है, यानी कि 100 से 174.24 2 सालों में हुई है, यानी कि ये स्क्वायर वैल्यू है। जब 1 साल का निकालेंगे तो ये आएगी 100 और ये आएगी 132। क्लियर? वृद्धि कितनी की हुई? 8% की, 32% की। 32% की वृद्धि हुई, 100 पे 32 की वृद्धि, यानी कि 32 की वृद्धि हुई परसेंट की। और 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25। देखो, तो नए कर्मचारी कितने आए फ्रैक्शन वैल्यू में? 8। 8 की वैल्यू हमें दे रखी है 240, यानी कि 30 गुना। शुरुआती कर्मचारी कितने होंगे? 25। 25 भी 30 गुना, यानी कि 750। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 25% की वृद्धि होती है, वर्ष के अंत में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। दूसरे वर्ष के दौरान पुरुष जनसंख्या में 15,000 की वृद्धि होती है, लेकिन महिला जनसंख्या में क्रमशः 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। अब चूंकि कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या से दोगुनी है, ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। देखो, सवाल में 25% की वृद्धि के बाद इनकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 2:3। ठीक है, इसका डबल मान लेते हैं हम, 4:6। ठीक है, ताकि टोटल 10 हो जाए। 4:6। अब इसमें वृद्धि हुई 15,000 की। ठीक है, और इसमें वृद्धि हुई, ये मेल हो गए, ये फीमेल। फीमेल में वृद्धि हुई 16 से ही 2/3 की, यानी कि 1/6, यानी कि 6 पे 1 की वृद्धि हुई। तो ये हो गई 6 से 7। अब सवाल की अगली लाइन क्या है कि चूंकि कुल जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या से दोगुनी है, ऐसा करने पर जो जनसंख्या हुई वो प्रारंभिक जनसंख्या से दोगुनी हो गई। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 4 और 6, 10। ये 10 कब? ये 10 कब? जब जनसंख्या पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 जो है वो 125% की वैल्यू है। ये 10 125% की वैल्यू है। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये आएगी 8, यानी कि इनिशियल जो वैल्यू थी वो 8। ये सब करने पर इसमें 15,000 बढ़े, इसमें 16 से ही 2/3% बढ़ा। ऐसा करने पर जो फाइनल जो जनसंख्या हुई वो प्रारंभिक जनसंख्या की डबल हो गई, यानी कि स्टार्टिंग 8 थी तो अब हो गई डबल। तो ये तो हो गई 7। अब बची कौन?
16 में से 7 यूनिट तो ये हो गई, ये हो जाएगी 9 यूनिट, इन दोनों का एडिशन 16 यूनिट। क्लियर, इतना समझ में आया? देखो यार 4 से होगी 9 यूनिट, ठीक है, बड़ी कितनी 5। इस 15,000 की यूनिट में वैल्यू देखें तो कितनी है 5, और हमें निकालनी है टोटल प्रारंभिक वैल्यू, ये कितनी है 10, 6 और 4 10, ये आएगी 30,000। क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा लेते हैं। ये आ गई 30,000। ये कब की है, जब 25% की वृद्धि हुई, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 125 की है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, यानी कि ये 5 और ये 4, इसको जब इससे काटेंगे तो ये 6 बनेगा, और 6 चौक 24,000, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 24,000। क्लियर, तो लास्ट में हमसे पूछा है कि पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखो वृद्धि के बाद हुई 30,000, वृद्धि के पहले थी 24,000, तो इंक्रीज कितनी हुई 6,000। सवाल खत्म। अगला सवाल है, कोरोना के कारण सरकार ने कहा कि कुछ कर्मचारी घर पर रहें, इसलिए एक संगठन में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे, लेकिन आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। लेकिन आज महिला और पुरुष कर्मचारी बराबर हैं। यदि संगठन में कल उपस्थित कर्मचारी की कुल संख्या 3,528 थी, तो संगठन में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। देखो ये फीमेल और ये मेल। प्रेजेंट की बात करते हैं हम। यहां पर आज की बात करते हैं, एट प्रेजेंट 8% महिलाएं अनुपस्थित हैं और 31% पुरुष अनुपस्थित हैं। यानी कि उपस्थित कितने हैं ये 92% महिलाएं उपस्थित हैं और 69% पुरुष उपस्थित हैं। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4 और 3। क्लियर, इसको 400 मान लेते हैं, इसको 300, इससे क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यस्टरडे यानी कि पिछले दिन, पिछले दिन का क्या तरीका है, कल 13% पुरुष और 20% महिलाएं कर्मचारी अनुपस्थित थी, बराबर, यानी कि 400 का 13%, यहां से मेल से फीमेल का निकालेंगे हम, 13% पुरुष, 300 का 13%, यानी कि आएगा 52, और 20% ऑफ फीमेल, यानी कि 60, 400 का, एक सेकंड, तो सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, ये 13% महिलाओं का है, ये 20% पुरुषों का है, तो ये आएगा 52 और ये आएगा 60। टोटल कितने अनुपस्थित हैं 112, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं 400 और 300 700, 700 में से 112 अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने हैं 588, और इसी की हमें वैल्यू दी गई है 3528। क्लियर, देखो 8 से 8 पे जाना है, तो 8 छंग 48, तो ये लगभग 6 गुना है ना, 5 छंग 30 और 8 छंग 48 और
8 छंग 48, तो ये बनेगा 3,528। हाँ एग्जैक्ट 6 गुना है ये। क्लियर? तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो भी 6 गुना आएगी, यानी कि 700 इंटू 6, 7 चौक 7 छंग 42, 4200। अगला सवाल है, एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 22.22% कम है और पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 25 और 40% है। अगर शहर में वयस्क की संख्या 76,650 है तो शहर में बच्चों की संख्या ज्ञात करें। देखो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। ठीक है, तो मेल से फीमेल का फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं हम। इसकी 9 है, इसकी है 7, इसको 900 मान लेते हैं, इसको 700। इसमें वृद्धि हुई 25% की, यानी कि वृद्धि हुई 255 की। इसमें वृद्धि हुई 40% की, यानी कि 280, 7 चौक 28। टोटल वृद्धि कितनी हुई? टोटल वृद्धि हुई 505 की। एक सेकंड, टोटल वृद्धि जो है वही 505 की। ये वृद्धि नहीं है, ये बच्चों की संख्या है। ठीक है, ये मेल में बच्चों की संख्या 25% थी, ये वृद्धि नहीं है, मैं गलत बोल रहा था। और ये है 700 में 40% बच्चों की संख्या, तो बच्चे आए टोटल 505। अगर शहर में वयस्क की संख्या 76,650 है तो शहर में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जनसंख्या है हमारे पास, महिला और पुरुषों को मिलाकर 1600। इसमें से 505 हैं बच्चे, तो एडल्ट एडल्ट कितने हैं? 1095। और इस 1095 की हमें वैल्यू दे रखी है 76650। हमें निकालना है बच्चों की संख्या, यानी कि 505 की वैल्यू हमें निकालना है। देखो ये आई एडल्ट की वैल्यू, ये वयस्क लोग हैं। इन वयस्क लोगों की संख्या हमें दे रखी है 76,650, और हमें निकालनी है बच्चों की संख्या 505। देखो इस डाटा को ध्यान से देखें तो ये इसका 7 गुना दे रखा है। 1 का 7 गुना 7, और 100 का 7 गुना करेंगे तो 700 आएगा। 5 कम है, 7×5 = 35, यानी कि 700 में से 35 गए तो 665। ये इसका 70 गुना, 70 का जब 505 में करेंगे, पहले 500 में कर देंगे तो 3500, 35,000, और 5 में करेंगे तो 350, यानी कि 35,350 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो देवी और सज्जनों, परसेंटेज टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी टाइप के जितने भी सवाल बनते थे मैंने अपने लेवल पर सारे ही करवा दिए। देखो मैं ना कोई कंटेंट राइटर हूँ, न ही कोई प्रोफेशनल टीचर। ये कंटेंट जो है मैंने प्रीवियस ईयर से छाट कर बनाया है, और जितने सवाल मैंने किए हैं, जितने मुझे आते हैं, लगभग सारे टाइप मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर कोई सवाल नया अपडेट होता है या फिर नया देखने को मिलता है तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल परसेंटेज से जो जो टॉपिक अभी तक पुराने पेपर में जो जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आप कोई सी भी शिफ्ट का कोई सा पेपर लगाएंगे तो इन सारे सवालों में से आपको मिलते जुलते ही सवाल मिलेंगे, या तो डाटा उनका चेंज होगा या फिर एक दो सवाल को मिक्स करके वो सवाल बनाया गया है। अगर ये सवाल आप अच्छे से पढ़ते हैं तो श्योर है कि
वो सवाल हो जाएंगे आपसे जो एग्ज़ाम में बनते हैं परसेंटेज के। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं और आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो आप उसका सिलेबस, मतलब कंटेंट, और मैंने जो पढ़ा है उसका कंटेंट आप कंपेयर करना, आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा। इवन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग या रेलवेज़ की, आप उसके पुराने पेपर लगाना, क्योंकि तैयारी वही होती है जो हम पेपर्स छुड़ाते हैं। सिलेबस पढ़ना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक हम पुराने पेपर नहीं लगाते हैं हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। जब आप पुराने पेपर लगाएं उसमें परसेंटेज के सवाल देखना, इसी शीट में से आपको मिल जाएंगे। ये सारे सवाल टेलीग्राम चैनल में पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन जो पार्ट वाइज करवाए मैंने, पार्ट वाइज में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जो लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने जो सारी वीडियोस जितने मैंने बनाए हैं, 4-5 वीडियो बनाए हैं इसके, जिन्होंने पूरी तरीके से पढ़ा है, वो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें कि क्या कमी रह गई, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सिलेबस बहुत पहले ख़त्म कर चुका था मैं, और 6 महीनों से लगभग मैंने पेपर्स ही सोल्व किए हैं, जितने भी रेलवे के थे, एसएससी के थे, क्योंकि रेलवे भी जो भी है वो अधिकतर एसएससी के सवाल ही रिपीट करती है। डाटा थोड़ा डिफिकल्ट चेंज होता है उसमें, लेकिन लगभग लगभग एसएससी का ही मैटर जो है वो रेलवे में आता है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं दिए मैंने, लेकिन पेपर सारे ही सोल्व किए हैं और उनका डाटा देखा है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो और लोगों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। देखो, जो कंटेंट मैंने पढ़ाया है ना, ये कंटेंट आपको प्रोफेशनल टीचर के पेड कोर्सेज में मिलेगा। जो कंटेंट मैंने पढ़ाया है वो। तो आई होप कि आपको सवाल और सवालों को समझाने का तरीका पसंद आया होगा, और नहीं भी आया है तो भी बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। धन्यवाद सभी का। वैसे जो पहली बार पढ़ेगा या जिसने पढ़ रखा है, वो अगर इन लेक्चर्स को रिपीट करके भी देखेगा तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर एक बार ये सारे सवाल अगर कर लेते हैं हम, तो हमारी 80% तैयारी हो जाती है इन क्वेश्चंस के बेस पर। जितने भी टाइम के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंक्लूड किए मैंने। 20% बचता है आपकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर, पहले तो सारे प्रीवियस लगाना है, उसके बाद लगाना है मॉक टेस्ट जितने हो सके। यही होती है तैयारी करने का तरीका। पहले हम सिलेबस पढ़ें, फिर अगर कोई बुक है तो उसको उसको अच्छे से कर लें। उसके बाद पुराने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके पुराने पेपर्स। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी करें, तो सीजीएल मेंस से तैयारी करें, क्योंकि सीजीएल मेंस ही बेस होता है इन सभी एग्ज़ाम का। अगर उसकी तैयारी अच्छे से हमने कर ली, उसका सिलेबस पढ़ लिया, तो बाकी सारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, शेयर योर फीडबैक। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेशो, क्योंकि परसेंटेज और रेशो दोनों ही बेस होता है अर्थमेटिक के। 1/3 पार्ट कंप्लीट होता है अर्थमेटिक का परसेंटेज से, 1/3 पार्ट कंप्लीट होता है रेशो से, और बचा हुआ पार्ट इन दोनों के मिक्सचर से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम रेशो पढ़ेंगे। परसेंटेज टॉपिक से इतने सवाल काफ़ी है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय।